everyone, my name is Asmita Sharma and today I will be explaining you your first chapter of economics, which is micro and macroeconomics. To study economics there are two approaches. One is micro and second is macro. Now approaches मतलब इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए दो तरीके हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो. नाउ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स was first used by Norwegian economist Ragnar Frisch in 1933. माइक्रो इकोनॉमिक्स was first used. जो ये वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे सबसे पहले इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ने यूज़ किया था 1933 में. सेकेंड, द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस, विच मीन्स अ स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट. द टर्म, इसका मतलब ये है कि माइक्रो एक वर्ड डिराइव किया गया, लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल. इन सिंपल टर्म्स इट इज एग्जामिनेशन ऑफ द ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट. अभी इसका मतलब ये है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, और वो बहुत बड़े फॉरेस्ट में एक ट्री है, ठीक, और अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स उस वन सिंगल ट्री को ही पढ़ेगा, स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा, ये देखेगा कि वो ट्री में कितने फ्लावर्स ग्रो हुए, वो ट्री में कितने फ्रूट्स है, वो ट्री का एज क्या है, एक्सेट्रा. तो और जो पूरे फॉरेस्ट के ट्रीज है या पूरे फॉरेस्ट में और क्या हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स उससे डील नहीं करेगा. नाउ मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. अभी माइक्रो मतलब कोई भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट, मीन्स माइक्रो. नाउ सेकेंड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज डील विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. अभी जो नेशनल इकोनॉमी मतलब होता है पूरे कंट्री के इकोनॉमी से माइक्रो इकोनॉमी को कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ कंट्री, ठीक है, अभी उस कंट्री में माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका एक छोटा सा स्टेट, लेट्स टेक महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र का इकोनॉमी कैसे चल रहा है उससे डील करेगा, और पूरे इंडिया के स्टेट्स में क्या हो रहा है, पूरे इंडिया के कंट्री में क्या हो रहा है, उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता. नाउ डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय मॉरिस डॉब. व्हाट शी सेज इज microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. Now for understanding this definition, first you should know what does microscopy means. Now microscopy is the science of investigating small objects and structures, and so is microeconomics. छोटे छोटे चीज़ों से डील करता है, small objects और structures इकोनॉमी के. एंड सेकेंड डेफिनेशन प्रोफेसर AP लर्नर का है. ओके, नाउ हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वाज डेवलप्ड बिफोर मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया था, उसके बाद मैक्रो आया था. नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच. अभी ये समझने के लिए फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डज दिस ट्रेडिशनल वर्ड मीन्स. या ट्रेडिशनल अप्रोच आर वंस दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट चेंजिंग. अभी ट्रेडिशनल मतलब ये बहुत सदियों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है और ये बदला गया नहीं है, ठीक है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ origin of this approach can be traced back to the era of classical economists Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, etc. Now origin, इसकी शुरुआत हुई थी 19th century से. 19th century in the era of classical economists, 3 classical economists, okay,
वापस मैं नाम लेती हूँ, एडम स्मिथ, डेविड रिचार्डो एंड J.S. मिल. Okay. It was popularized by neoclassical economist Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890. Now ये और पॉपुलराइज हुआ तभी जब अल्फ्रेड मार्शल ने इसे अपने बुक में इसके बारे में लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. Now, neoclassical is a subject which focuses on goods, output and income distribution in markets through demand and supply. Now, fifth point. Other economists like J.R. Hicks, Professor Samuelson, Mrs. John Robinson, etc. have also contributed to the development of microeconomics. ये और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसे और डेवलप किया. नाउ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट पॉइंट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. द थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ relative prices of commodities like cotton, cloth, rice, sugar, car, etc. and many other commodities are determined. अभी इसका मतलब ये है कि जो सामान होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो शुगर, अब उस शुगर का प्राइस हम कैसे फिक्स करें, उसे डिटरमाइन करें कि हाँ ये शुगर 1 kg ₹60 का होना चाहिए, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग. नाउ सेकेंड पॉइंट इन दिस इज microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. अब जैसे मैं एक individual consumer हूँ, I want 1 kg of sugar, okay? अब उसे सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर. तो ये हो गया उसका प्रोड्यूसर बिहेवियर, और मुझे शुगर चाहिए, वो हो गया मेरा इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ second point is theory of factor pricing. Point 1, land, labor, capital and entrepreneur are all factors of production and contribute to the process of production. अभी जो लैंड है, जो लेबर है, कैपिटल है, ये सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें, ये 4 जन इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं. ठीक है, अभी ये जो हमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके बाद उन्हें हम किस तरीके से फैक्टर रिवॉर्ड्स दे, उसे हम कहेंगे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देखो सेकंड पॉइंट में समझ जाएगा आपको. सेकंड पॉइंट, फॉर दिस कंट्रीब्यूशन दे गेट रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स रिस्पेक्टिवली. नाउ अभी see, suppose I want to buy a land, okay? I want a land on rent, so I will go to the landholder and I will ask him to give me his land, and he will charge me per month a certain amount of price which I have to pay him, okay? Rent, ये हो गया रेंट. उसने मुझे बोला कि मैम आप ये लैंड लो और इसका आप मुझे पर मंथ 20,000 दे देना, उसका रेंट. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का एज रेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट. नाउ सेकेंड, वेजेस. लेबर आ जाएंगे फैक्टर रिवॉर्ड्स वेजेस में, उनको मिलता है वेजेस. नाउ कैपिटल, मैं बैंक में जाके लोन लूँगी 10 लाख का, एंड देन बैंक मुझे लोन देगा, पर वो मुझे बोलेगा मैम आपको 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. तो ये हो गया इंटरेस्ट, हो गया किसका? कैपिटल का, वो रेंट इंटरेस्ट. एंड प्रॉफिट्स हो जाएगा एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस में, अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो ये उसका फैक्टर रिवॉर्ड हो गया. ओके, द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द रिवॉर्ड्स आर डिटरमाइंड. मतलब किस किस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको वो रिवॉर्ड फिक्स करे, दे. ना
theory of economic welfare. Theory of economic welfare is concerned with efficiency in allocation of resources. अभी allocation means कैसे सारे resources हम distribute करें लोगों को, तो ये हमारा हो गया अच्छे से efficiently उन्हें distribute करें. So this is what theory of economic welfare. उसका first point है, उसमें first point आता है efficiency in production. Efficiency in production मतलब producing maximum possible amount of goods and services from available resources. अभी efficiency मतलब skill, एक ऐसा skill होना चाहिए आपके पास कि आप सारे possible goods और resources में सबको maximum satisfaction दे. देखो, I will give you one example of this. For example, production of natural resources. Okay, there is group A है एंड ग्रुप बी है, ठीक है. अभी इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ग्रुप ए को हमने 1 ट्री दिया है पेपर्स बनाने के लिए, और ग्रुप बी को भी एक ट्री मिला है पेपर्स बनाने. नाउ ग्रुप ए ने 8 पेजेस बनाया, उस पेपर 8 पेजेस बनाया, एंड ग्रुप बी ने 3 पेजेस बनाया. सो हमारा ग्रुप ए होता है सक्सेसफुल अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेजेस बनाने के लिए, और ग्रुप बी हो जाता है अनसक्सेसफुल. सो नाउ सेकेंड पॉइंट, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स distribution of produced goods and services among the people for their consumption such that total satisfaction of the society is maximum. See, for example, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है. उनके घर में उनके फैमिली मेम्बर्स 5 है. मिस्टर ए के भी घर में 5 मेम्बर्स है, मिस्टर बी के भी घर में 5 मेम्बर्स है. अभी दोनों के पास है 1 किलो आटा, ठीक है. उसमें से दोनों को 1 kg आटा मिला है, ठीक है. अभी उसमें से मिस्टर ए ने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए 10 रोटीज बनाया. तो ये क्या हो गया, 1 kg आटा से 10 रोटी बनाया, उसने मैक्सिमम प्रोड्यूस किया, उससे जितना हो सका मैक्सिमम प्रोड्यूस किया, और 5 मेम्बर्स के लिए 10 चपातीज सेटिस्फैक्शन हो गया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो. अब जो मिस्टर बी है उसने 5 मेम्बर्स के लिए सिर्फ 4 चपातीज बनाए, तो ये हो गया सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ ना, ये इसने एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन नहीं किया. मिस्टर ए इज सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन. ये हो गया हमारा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. नाउ थर्ड पॉइंट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, producing those goods which are most desired by people. Again, I will give you one example. 5 members है फैमिली में, कितने members है, 5, ठीक है. अभी उस 5 members में से एक member को शीरा खाना है और बाकी के 4 members को उपमा खाना है. तो अभी जो मोस्ट डिजायर्ड चीज़ क्या था फैमिली मेम्बर में, 4 मैक्सिमम जनों को तो उपमा खाना है और उसमें से 1 जन को शीरा. सो मोर डिजायर्ड इज उपमा, तो उसका ही प्रोडक्शन वो ही बनना चाहिए, ठीक है. तो वो ही बनेगा तो ही सबको वो मिलेगा और सब उससे सेटिस्फाई होंगे, और वो डिजायर था. एक जन के लिए तो शीरा बनना कोई मतलब का ही नहीं है ना. सो ओके गाइस, आज के लिए इतना बस है. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट देयर डाउन.